Good evening, students. So, this is our lecture number 42 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. सो अपने इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 42 में, हम लोग सेक्शन 167 की डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे. हमने मैक्सिमम एस्पेक्ट्स सेक्शन 167 के कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किए हैं. ठीक है, साथ में बहुत सारे केस लॉज भी डिस्कस किए हैं. अपने इस लेक्चर में भी काफ़ी सारे केस लॉज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग सेक्शन 167 का जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है अंडर सेक्शन 187 ऑफ BNSS, उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो देखेंगे फिर हम लोग सेक्शन 187 के अंदर कौन से नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो शुरू करते हैं फिर. ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं चीज़ों को. सो हमने अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था सेक्शन 56 से. सेक्शन 56 क्या कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है तो वहां पर उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी ये बनती है कि आफ्टर मेकिंग द अरेस्ट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले ही हैव टू प्रेजेंट द अरेस्टी बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. एंड अगेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास प्रोड्यूस करने के बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विद इन 24 आवर्स अरेस्टी को प्रोड्यूस करें बिफोर द मजिस्ट्रेट इफ द इन्वेस्टिगेशन वॉज नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन 57 की तरफ, जो कि मैनिफेस्टेशन है ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 2. ठीक है, सेक्शन 57 क्या कहता है कि विद इन 24 आवर्स अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, आपने चार्जशीट को विद इन 24 आवर्स सबमिट नहीं किया और आप चाहते हैं कि 24 घंटे के बाद भी एक्यूज्ड को डिटेन करके रखा जाए, तो उस सिचुएशन में आपको एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167. ठीक है, हमने ये सेक्शन 59 के बारे में पढ़ा था. क्या पढ़ा था सेक्शन 59 के बारे में कि अगर 24 घंटे में पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि प्राइमा फेसाई कोई केस बना ही नहीं है, तो उनके पास ये पावर है कि वो सेक्शन 59 के अंदर एक्यूज्ड को रिलीज कर सकते हैं. ठीक है, हमने ये भी समझा था कि अरेस्ट करने के बाद एक्यूज्ड को रिलीज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 59 एंड अंडर सेक्शन 169 बेस्ड ऑन डेफिशिएंट एविडेंस. ठीक है, और डेफिशिएंट एविडेंस के केस में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाती है. ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 167 के ऊपर. प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स. थोड़ा जल्दी करते हैं, ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं करते हैं. ठीक है, तो सब सेक्शन 1 आपका क्या कहता था कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है, पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल ग्राउंड है कि एक्यूज्ड को कस्टडी में फर्दर डिटेन करके रखने की आवश्यकता है ताकि उससे फर्दर इंट्रोगेशन किया जा सके, तो उस केस में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. एंड देन जब मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होगा कि ही कैन ईदर रिलीज हिम ऑन बेल इफ द सेम हैज़ बीन फाइल्ड अंडर चैप्टर 33 ऑफ CRPC. ठीक है, अगर चैप्टर 33 के अंदर बेल की एप्लीकेशन फाइल की गई है एंड मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है बेल की एप्लीकेशन से, तो वो उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं, या फिर वो उसको जुडिशियल कस्टडी में डाल सकते हैं या फिर पुलिस कस्टडी में. ठीक है, फिर सब सेक्शन 2 में हमने ये समझा कि जो कस्टडी का टाइम पीरियड होगा वो शुरू के 15 दिन में इंटरचेंजेबल होगा. ठीक है, शुरू के 15 दिन में इंटरचेंजेबल होगा और उसके बाद कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज्ड को रखा जाएगा. क्या जो ये 15 डेज हैं, क्या ये 15 डेज 60 और 90 डेज में इंक्लूसिव है? यस. ठीक है, 15 डेज जो हैं वो आपके 60 और 90 डेज में इंक्लूसिव है, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, मैं लिख देता हूं इंटरचेंजेबल एंड द फर्स्ट 15 days are inclusive of 60 और 90 days. ठीक है, ये आपको क्लियर है ना कि जो पहले के 15 दिन होंगे वो इंक्लूसिव होंगे ऑफ द 60 और
90 डेज। 60 डेज के लिए डिटेंशन को किन केसेस में इंक्रीज किया जाएगा? अगर एक्यूज्ड को जिस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है वो 10 साल से कम की है। एंड 90 डेज इन केसेस जहां पर एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया है जिसकी पनिशमेंट इज ईदर 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। यहां तक आपको क्लियर है सबसेक्शन 2? फिर हमने क्या समझा कि 60 और 90 डेज के एक्सपायरेशन के बाद एक्यूज्ड के पास ये राइट है कि ऑन द 61st और 91st डे ही कैन फाइल फॉर डिफॉल्ट बेल। ठीक है, हमने इसमें यह भी समझा था कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 और 90 डेज डिटेंशन एवरी नॉन बेलेबल ऑफेंस बिकम्स बेलेबल। तो एक पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ों को देखा जाए तो हर ऑफेंस किसी ना किसी तरीके से बेलेबल ही होता है। ठीक है, फिर हमने ये समझा, डिफॉल्ट बेल को हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था तो इसमें दोबारा डेल्व नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे क्या समझा? हमने ये समझा कि पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट, मतलब पुलिस कस्टडी, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 24 आवर्स कस्टडी को इंक्रीज करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसके डिटेंशन को इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पर आपका जो ये बी था, हम लोग बी पे यहाँ पे, ठीक है, ये कहता है कि पुलिस कस्टडी तो तब तक ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कि एक्यूज्ड को इन पर्सन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सपोज अगर 3 दिन के लिए मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी ग्रांट की एंड 3 दिन के बाद पुलिस कहते हैं कि हम चाहते हैं इसकी कस्टडी को और इंक्रीज किया जाए पुलिस कस्टडी में, तो अगेन उनको एक्यूज्ड को इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मगर जुडिशियल कस्टडी के केसेस में ये अप्लाई नहीं होता है, वहां पर ऑडियो वीडियो लिंकेज के थ्रू भी कस्टडी को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, फिर सी में हमने ये समझा कि सेकेंड क्लास के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है कि ही कैन ग्रांट पुलिस कस्टडी अंटिल ही वॉज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन 1 पे गए, 2 पे गए थे। ठीक है, 1 में क्या कहता है कि भाई जब तक कि एक्यूज्ड डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन 61st या 91st डे को नहीं डालेगा तब तक उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड अगर उसने बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया तो ही विल बी केप्ट इन द जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, एंड अगर 60 और 90 डेज के टाइम पीरियड के एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, चार्जशीट सबमिट हो गई लेकिन एक्यूज ने डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किया तो बेस्ड ऑन दिस जो एक्यूज्ड है उसकी डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन की जो राइट है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर सवाल ये खड़ा हो कि जो सबसेक्शन 2 का प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है कि पुलिस कस्टडी ग्रांट करते हुए अगर मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ग्रांट करते हैं तो वहां पर जो एक्यूज्ड है उसको इन पर्सन प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब अगर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक्यूज्ड वाकई में इन पर्सन था वहां पर, तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट ने जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करते हैं बेस्ड ऑन विच पुलिस कस्टडी ग्रांट की जाती है, वहां पर उस ऑर्डर पर एक्यूज्ड के सिग्नेचर लिए जाते हैं ताकि बाद में एक्यूज के सिग्नेचर को एज ए कंक्लूसिव एविडेंस प्रूफ किया जा सके कि सबसेक्शन 2 की जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटी थी उससे कंप्लाई किया गया बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है? फिर हम लोग 2A पे गए थे। अच्छा हाँ, हमने शायद ये प्रोवाइजो नहीं पढ़ा था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये प्रोवाइजो हमने स्किप कर दिया था, तो इसको एक बार स्किप नहीं किया था, शायद मेरा ध्यान नहीं गया इसके ऊपर, एक बार इसको पढ़ लेते। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज द डिटेंशन शैल बी ऑथराइज टू बी इन कस्टडी ऑफ ए रिमांड होम और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बस यही कह रहा है, प्रोवाइजो है, वी विल गिव इट अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अगेन ये प्रोवाइजो को डाला जो गया है, इसको डालने की पावर गवर्नमेंट कहाँ से डिराइव करती है? अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोवाइजो बस ये कहता है कि अगर कोई वुमेन है जिसकी एज इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, और उसकी डिटेंशन के लिए पुलिस ऑफिसर ने अप्रोच किया है मैजिस्ट्रेट के पास, मतलब फर्दर डिटेंशन के लिए, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर कोई लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से कम की है
तो वहाँ पर ना पुलिस कस्टडी ग्रांट की जाएगी ना जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की जाएगी। वहाँ पे खाली दो सिचुएशन हो सकते हैं, ईदर शी विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है, या फिर उसको रिमांड होम में रखा जाएगा, या फिर किसी रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में, कोई एनजीओ वगैरह हो गया, ठीक है। फिर हम लोग 2A पे गए। 2A में हमने समझा कि जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो, मतलब आप मतलब पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर उनको 24 आवर्स के बाद डिटेंशन और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 7 डेज इन एग्रीगेट, यानी अगेन इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं इन द फर्स्ट 7 डेज, ठीक है, इधर इन द पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। ओके, फिर सब सेक्शन 3 पे हम लोग आए थे। हमने ये पढ़ा था कि अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा रही है बाय ए मजिस्ट्रेट तो वहाँ पर उनको अपने रीजंस को रिकॉर्ड में लिख के देने पड़ेंगे, ठीक है, एंड मतलब बेसिकली इट विल बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। सब सेक्शन 4, ठीक है, सब सेक्शन 4 में हमने ये समझा था कि जब भी पुलिस कस्टडी ग्रांट की जाएगी बाय ए मजिस्ट्रेट अदर देन सीजीएम तो उस मजिस्ट्रेट को अपनी स्पीकिंग ऑर्डर की एक कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी बिफोर द सीजीएम, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर हम लोग सब सेक्शन 5 पे गए। यहाँ पर ये था कि अगर कोई समन्स केस है, सेक्शन 2W में डिफाइंड है समन्स केस, ठीक है, अगर कोई समन्स केस है, समन्स केस हम किसे कहते हैं, जहां पर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है इट इज लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है। अगर एक्यूज्ड को जिस ऑफेंस के लिए डिटेन करके रखा गया है उसकी पनिशमेंट इज लेस देन 2 ईयर्स, सो वी विल कॉल इट अ समन्स केस। और वारंट केसेस में क्या होता है, जहां पर पनिशमेंट जो है वो 2 साल से अधिक की हो, इट कैन ईदर बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो इट कैन बी डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो उन केसेस को हम लोग वारंट केस कहते हैं। तो यहाँ पर सब सेक्शन 5 यही कहता है कि अगर समन्स केस है तो समन्स केस के सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पुलिस ऑफिसर को रोक देंगे ताकि वो जो और बाकी जो केसेस पेंडिंग है उनकी इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दे पाए, ठीक है। एंड इसके साथ ही हाँ, और अगर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दें कि नहीं 6 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता पड़ रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर दे मजिस्ट्रेट को तो मजिस्ट्रेट 6 महीने के बाद भी अलाउ कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है। फिर हम लोग सब सेक्शन 6 पे बढ़े। सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया अंडर सब सेक्शन 5 टू स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर सेशंस जज को पावर दी गई है, डिस्क्रिशन दी गई है, अगर उनको सेटिस्फाई करते हैं पुलिस ऑफिसर तो सेशन जज जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को अलाउ कर सकते हैं। क्लियर है सब सेक्शन 6 तक, ठीक है। ये हमने अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। अब कुछ टॉपिक्स हैं। अच्छा, मैं आपको एक बार एक चार्ट बना के चीज़ें फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ याद रहे। ठीक है, अब सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेक्शन 167 के अंदर प्रोड्यूस किया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट एक्यूज को, तो यहां पर मजिस्ट्रेट पहले क्या कर सकते हैं, वो 15 डेज की इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं या फिर बेल दे सकते हैं। अब जो आपकी इंटरचेंजेबल कस्टडी होगी इट कैन ईदर बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। 15 दिन के एक्सपायरेशन के बाद जो कस्टडी है वो इंक्रीज की जा सकती है फॉर 45 डेज और 75 डेज, ठीक है, इंक्रीज की जा सकती है 45 डेज के लिए या 75 डेज के लिए, लेकिन यहां पर कंपल्सरली जुडिशियल कस्टडी होगी, ठीक है। 45 डेज के लिए डिटेंशन को इंक्रीज किया जा सकता है इन केसेस जहां पर ऑफेंस की पनिशमेंट इज लेस देन 10 ईयर्स, मतलब जो ऑफेंस एक्यूज ने किया है उसकी पनिशमेंट जो है अगर वो 10 साल से कम की है तो 45 दिन के लिए 45 डेज के लिए उसकी डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर डिटेंशन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी होगी, ठीक है। 75 डेज के लिए इंक्रीज किया जा सकता है अगर जो ऑफेंस एक्यूज ने कमिट किया है उसकी पनिशमेंट इज 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। अब 75 डेज के एक्सपायरेशन के बाद आपका क्या होता है,
75 डेज के एक्सपायरेशन के बाद क्या होता है, जैसे ही आपका 75 या फिर 45 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाता है तो एक्यूज्ड के पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन को मूव करेगा ऑन द 61st डे या फिर 91st डे, तो वहां पर बेस्ड ऑन दैट बेल एप्लीकेशन उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बेल एप्लीकेशन नहीं उसने डाली एंड चार्जशीट सबमिट हो गई। ठीक है, चार्जशीट सबमिट हो गई तो क्या होगा, यहां पर आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो जो राइट होता है डिफॉल्ट बेल का, इट विल गेट डिफीटेड। ठीक है, वहां पर फिर डिफॉल्ट बेल का एप्लीकेशन वो मूव नहीं कर सकता है एक्यूज, अगर एक बार चार्जशीट सबमिट हो गई और चार्जशीट को मैजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया तो। ठीक है, फिर इंक्वायरी के बाद क्या होता है आपका, विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंसेस। ठीक है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 309 सब सेक्शन 2, जब ट्रायल और इंक्वायरी का फेस चल रहा होगा तो उस टाइम पर एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई ना। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में जो आपका इंटरचेंजेबल कस्टडी होता है वो कितना होता है, 7 डेज। ठीक है, सो ये आपका भी हो गया। अब आते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स पर सेक्शन 167 से रिलेटेड। इफेक्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं ताकि आपको ये केस लॉ समझने में काफी आसानी हो। देखिए होता क्या है कि सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी। ठीक है, एंड सपोज उन्होंने चार्जशीट जो थी वो सबमिट कर दी ऑन द सपोज 90 डेज वाला डिटेंशन अलाउ किया गया था, तो यहां पर चार्जशीट सबमिट कर दी 70th डे पे। अब अगर 70th डे पे चार्जशीट को सबमिट कर दिया गया तो क्या एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिलेगा? नहीं। चार्जशीट के सबमिशन के बाद क्या चालू होता है, अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो इंक्वायरी चालू होता है। ठीक है, इंक्वायरी आफ्टर द मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 190 के अंदर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, इफ ही वाज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट टू डू द सेम, ठीक है, अगर उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया तो कॉग्निजेंस लेते ही इंक्वायरी चालू हो जाती है। मतलब उन्होंने बेसिकली जो चार्जशीट पुलिस ऑफिसर ने सबमिट की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा आपका जो चार्जशीट होता है ना उसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, कहते हैं। ठीक है, मतलब सेम ही है, चार्जशीट एंड पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, एंड ये आपका सेक्शन 2R के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 2R आपको समझाऊं तो सेक्शन 2R के अंदर कहा गया है पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट या फिर चार्जशीट हम उसे कहते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर ने फॉरवर्ड की हो टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। ठीक है, ये क्लियर है आपको, इतना इसमें डेल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता दे रहा हूं सेक्शन 2R के अंदर पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है, दैट इज चार्जशीट। ठीक है, हाँ ओके। अब देखिए होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट सबमिट की गई। चार्जशीट सबमिट करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने इंक्वायरी चालू किया और इंक्वायरी चालू करने के बाद क्या होता है, विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंस हो जाता है। अच्छा मैंने आपको ये चीज पहले समझाया था। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज क्या चार्जशीट के सबमिशन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है? ठीक है, सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर चार्जशीट सबमिट हो गई तो क्या इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ये मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पुलिस ऑफिसर के पास बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2H, सेक्शन 2H में क्या डिफाइंड है? सेक्शन 2H में आपका इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था
कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है या फिर एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, दो डेफिनेशंस को आपको रेफर करना पड़ेगा। पहले आपका आता है सेक्शन 2H एंड देन उसके बाद आता है आपका सेक्शन 2G। सेक्शन 2G में आपका इंक्वायरी डिफाइंड है। ठीक है, इंक्वायरी हम किसे कहते हैं, अदर देन ट्रायल। ठीक है, इंक्वायरी हम कहते हैं अदर देन ट्रायल। बेसिकली मैं आपको समझाता हूं होता क्या है कि अगर चार्जशीट सबमिट कर दी पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, चार्जशीट सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी भी कमेंट्स कर दी, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर वहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और वो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर को सेक्शन 2H से डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है इट कैन ओवरलैप विथ इंक्वायरी बट नॉट ट्रायल। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 2G क्या कहता है, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन ट्रायल। ठीक है, मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, ट्रायल के अलावा जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले जो भी चीज़ें मजिस्ट्रेट करता है उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही इन डिटेल डिस्कस किया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में और फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है वो इंक्वायरी के कंक्लूजन तक की जा सकती है। मतलब इवन दो चार्जशीट अगर सबमिट हो गई है, अब सपोज चार्जशीट अगर सबमिट हो गई है एंड पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई नया एविडेंस बाहर निकल के आ गया, ऑब्वियस सी बात है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेट तो करेंगे ना। अगर कुछ नई बात बाहर निकल के आए तो उनको सपोज कोई एक्यूज मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को। और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो अगेन वो सेक्शन 2H से ही डिराइव करते हैं, बिकॉज सेक्शन 2H कहता है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। ठीक है, कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 जो है वहां से पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर को डिराइव करते हैं, बट सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 जो है ये एक सेविंग क्लॉज है, यहाँ से डिराइव नहीं करते हैं। ये बेसिकली फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर को सेव करता है, बट यहाँ से स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर को डिराइव नहीं करते हैं। जो पावर वो डिराइव करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, दे डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 2H। ठीक है, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंक्वायरी के साथ ओवरलैप कर सकता है, लेकिन ट्रायल से पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको कंक्लूड करना होता है। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करते हैं। आपको क्लियर हो गया ना? अब आइए केस लॉ पढ़ते हैं। क्या इफेक्ट होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑन द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल ऑफ द एक्यूज्ड? दिनेश दालमिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट the fact that further investigation is going on and charge sheet has already been filed within 60 or 90 days, the accused will not be granted default bail and the right to default bail will cease to exist. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक बार अगर चार्जशीट सबमिट हो गई है एंड उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं तो जो एक्यूज्ड है वो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मूव कर सकता है। नहीं, एक बार अगर चार्जशीट सबमिट हो गई तो एक्यूज्ड का जो डिफॉल्ट बेल का राइट है इट विल सीज टू एग्जिस्ट, notwithstanding that the police officer is conducting further investigation and have submitted a supplementary charge sheet for the same. ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया ना? दिनेश दालमिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यही था। मतलब बेसिकली कि अगर 60 और 90 डेज के टाइम पीरियड में पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी लेकिन उसके बावजूद दे आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, और हाँ फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो ऐसा नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर वो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो ये क्लेम करे कि 60 और 90 डेज तो एक्सपायर कर गए हैं एंड पुलिस ऑफिसर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, तो मेरे को डिफ़ॉल्ट बेल दे दो। ऐसा नहीं है। अगर 60 और 90 डेज में चार्जशीट सबमिट हो गई है तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर भले ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है, एक्यूज्ड के पास कोई भी राइट नहीं रहेगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ चार्जशीट टू गेट डिफॉल्ट बेल। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट वुड हैपन इफ द चार्जशीट वाज रिटर्न? अगर चार्जशीट को रिटर्न करे तो क्या होगा? ठीक है, ये आपका केस है आंचल @ लियस राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
In this case, the High Court ordered fresh investigation in the matter by a superior officer, and the original charge sheet was quashed. Once the charge sheet is returned, it will be said that no charge sheet is on record, and thus on the expiry of 60 or 90 days, since technically there is no charge sheet on record, the accused will get the right of default bail. इसका यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आसान शब्दों में अगर आपको समझा दूँ कि पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट को सबमिट किया, हाई कोर्ट ने चार्जशीट को रिटर्न कर दिया, उन्होंने क्वॉश कर दिया, ठीक है। अब अगर चार्जशीट है ही नहीं रिकॉर्ड में, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 और 90 डेज क्या एक्यूज्ड के पास डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा? यस। चार्जशीट सबमिट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चार्जशीट को ही क्वॉश कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो चार्जशीट तो है ही नहीं। तो अगर चार्जशीट है ही नहीं, तो वहाँ पर आप एक्यूज को क्या 60 और 98 डे के बाद डिटेंशन में रख सकते हो? नहीं रख सकते। नेक्स्ट, whether the 24-hour टाइम पीरियड फॉर डिटेंशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 57 इज इंक्लूसिव ऑफ 60 और 90 डेज। मैंने इसका आंसर लिखा नहीं, समझा देता हूँ। बेसिकली जो सेक्शन 57 के अंदर पुलिस ऑफिसर को 24 घंटे का टाइम दिया जाता है ना, कि आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे और आप चाहते हैं कि एक्यूज के डिटेंशन को और ज़्यादा इंक्रीज करवाना, तो आप क्या करते हैं, सेक्शन 167 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑथोराइज कर सकते हैं कि हाँ, एक्यूज के डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है, उसको फर्दर पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है। तो जो आपका ये 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम द 60 और 90 डेज। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो 60 और 90 डेज का जो टाइम फ्रेम है, उसमें वो 24-hour टाइम पीरियड एक्सक्लूडेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको समझाया था ना कि अगर 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, तो बाकी 18 घंटे आप एक्यूज्ड के साथ लूडो नहीं खेलेंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करेंगे, ठीक है, इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यह मैंने आपको समझाया था। अब आगे यहाँ पे आता है, एंड वेदर द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 इज एक्सक्लूसिव ऑफ 60 और 90 डेज। मतलब ये कहना चाहता है कि जब सेक्शन 167 के अंदर जिस दिन एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, तो क्या वो दिन एक्सक्लूडेड रहेगा फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 60 और 90 डेज? यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कपिल वाधवा में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डे ऑफ प्रोडक्शन होता है अंडर सेक्शन 167, मतलब जिस दिन मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को लेके आया जाता है, ये 60 और 90 डेज के टाइम फ्रेम में इंक्लूसिव होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये दोनों केस, ये सारे के सारे केस लॉस? अब हम आते हैं करस्पॉन्डिंग प्रोविजन पे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग प्रोविजन में हम सारे सेक्शंस को नहीं कवर करेंगे, सारे सब सेक्शंस को कवर नहीं करेंगे। जिसमें चेंजेस आए हैं खाली उनको अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, ताकि फालतू का लेक्चर ज़्यादा खींचे ना, ठीक है। सेक्शन 187 BNSS, ठीक है। तो इसका हेड नोट क्या कहता है? इट सेज प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। सेम ही है, पेरीमेट्री है, नो चेंज। सब सेक्शन 1, अगर इसको भी आप पढ़ेंगे तो कोई चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। इट इज़ पेरीमेट्रिया, आप अपनी तरफ से रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। सब सेक्शन 2 पे आते हैं डायरेक्ट। सब सेक्शन 2, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, after taking into consideration the status of the accused, after taking into consideration of the status of the accused person as to whether he is not released on bail or his bail has not been cancelled, authorize from time to time the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, for a term not exceeding 15 days in the whole or in parts at any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days as the case may be, as provided in subsection 3, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a judicial magistrate having such jurisdiction. अब सबसेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 187 के एक बहुत ही मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए समझते हैं आपका ये मेजर चेंज है क्या। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और अगर आपको डिफिकल्ट लग भी रहा है तो मैं यहाँ पे हुई इसको आसान करने के लिए। तो बेसिकली सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ।
अब सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 187 के अंदर अरेस्टी को प्रोड्यूस किया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसके बाद पहले क्या होता था कि मैजिस्ट्रेट शुरू के 15 दिन में इंटरचेंजेबल कस्टडी ग्रांट कर सकते थे, दैट कैन ईदर बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। अब यहां पर क्या किया गया है ना, यहां पर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था 15 डेज का पुलिस कस्टडी ग्रांट करने का, मतलब इंटरचेंजेबल था ना फर्स्ट 15 डेज 167 के अंदर। तो इंटरचेंजेबल का मतलब ये थोड़ी है कि फर्स्ट 15 डेज में मतलब पूरे के पूरे 15 दिन पुलिस कस्टडी नहीं ग्रांट की जा सकती। ये भी तो कर सकते हैं ना मजिस्ट्रेट, अगर चाहें तो शुरू के 15 दिन पूरे के पूरे खाली पुलिस कस्टडी दे दे अरेस्टी को, मतलब पुलिस की कस्टडी में डाल दे अरेस्टी को, ये भी तो मजिस्ट्रेट कर ही सकते हैं। तो यहां पर सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या किया गया है, यहां पर जो ये 15 दिन का टाइम पीरियड था ना, इसको स्कैटर कर दिया गया है, ठीक है। इसको स्कैटर कर दिया गया, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अब जब सेक्शन 187 के अंदर अरेस्टी को प्रोड्यूस किया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो वहां पर डिटेंशन कितना इंक्रीज हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ 90 डेज इन केसेस जहां पर पनिशमेंट इज ईदर 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। 60 डेज इन केसेस जहां पर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस इज लेस देन 10 ईयर्स। अब यहां पर किया क्या गया है कि 90 डेज के केस में एक सेकेंड जी, सो 90 डेज के केस में क्या किया गया है कि यहां पर डिटेंशन के 60 डेज के अंदर मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो पुलिस कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्रीगेट पुलिस कस्टडी होगी दैट शुड नॉट एक्सटेंड द टाइम फ्रेम ऑफ 15 डेज, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं फिर से क्लियर करता हूं कि सपोज एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल या 10 साल से अधिक की है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो उस केस में उसकी जो कस्टडी है वो 90 डेज के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड की जा सकती है। उसके बाद ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल अगर 90 डेज के टाइम फ्रेम के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है तो, ठीक है। अब यहां पर सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 ने क्या किया है कि 90 डेज में जो फर्स्ट 60 डेज होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट 60 डेज होंगे इस बीच में अप टू 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यह आपका 60 डेज का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 60 डेज आउट ऑफ 90 डेज, तो यहां पर सपोज ये पहला दिन है आपका और ये आपका 68 डे है, तो इस बीच में मैक्सिमम टाइम फ्रेम के लिए जो पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है दैट वुड बी 15 डेज। लेकिन अब यहां पर क्या हो सकता है कि हो सकता है पहले के 3 दिन पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी गई, ठीक है, फिर अगले सपोज 20 दिन तक जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की गई। फिर अगेन उसके बाद यहां पर 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी गई, फिर यहां पर सपोज अगेन 25, 28 और 20 कर देते हैं, ठीक है, अगेन 20 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी गई, ठीक है, 5 दिन 8 20 28 38 48, ठीक है। अब कितने दिन बचे, 12 दिन और बचे, ठीक है। 12 दिन और बचे। अब देखिए पुलिस कस्टडी का जो टोटल टाइम फ्रेम है वो कितना है, 15 डेज का है। 8 दिन खत्म हो चुके हैं, तो सपोज 7 दिन के लिए 7 डेज के लिए अगेन पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी गई, और अब आपके कितने दिन और रिमेनिंग है, 7 + 20 27 32 52 55 एंड 5 डेज, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि जो 90 डेज का टाइम फ्रेम था उसमें जो 60 डेज हैं, 60 डेज के बीच में अप टू 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट करी जा सकती है, जो कि स्कैटर्ड हो सकता है। स्कैटर्ड मतलब क्या, उन 60 दिनों में कभी भी ग्रांट की जा सकती है। हो सकता है कि पहले 3 दिन किया गया, फिर 20 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी कर दिया गया, लेकिन अगेन उन 60 डेज के बीच में जो मैक्सिमम पुलिस कस्टडी जो इवन दो स्कैटरली ग्रांट की गई है वो 15 डेज के टाइम फ्रेम को एक्सटेंड नहीं कर सकती। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा समझा दूंगा, यही सेम कंसेप्ट। एक बार लास्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है
कि जहां पर 90 डेज का डिटेंशन अलाउड है, ठीक है, 90 डेज का डिटेंशन अलाउड है, वहां पर उन 90 दिनों में 90 डेज में जो 60 डेज होंगे, उन 60 डेज में 15 डेज की पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है, ठीक है। अब वो 15 डेज की जो पुलिस कस्टडी है वो स्कैटरली ग्रांट की जा सकती है विद इन दो 60 डेज, मतलब कि 15 दिन मैक्सिमम है। अब हो सकता है कि जो 60 डेज का आपका टाइम फ्रेम है, इस बीच में एक भी दिन पुलिस कस्टडी ना ग्रांट की जाए, ये पूरा का पूरा 60 डेज खाली जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की जाए, ये भी हो सकता है, ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा रही है तो वहां पर वो मैक्सिमम जो है 15 डेज के लिए ग्रांट की जा सकती है, दैट वुड ऑल्सो बी स्कैटर्ड बिटवीन दोज 60 डेज। पहले क्या होता था आपका कि जो पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती थी वो इन द इनिशियल 15 डेज ही की जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर वो जो 15 डेज था उसको इंक्रीज करके 60 डेज कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम होगा पुलिस कस्टडी ग्रांट करने का, दैट वुड बी 15 डेज, ठीक है। अब यही सेम कंसेप्ट जो है आपका 60 डेज में अप्लाई कर दीजिए, एंड यहाँ पर आपका जो 60 डेज है इसमें आपका टोटल टाइम फ्रेम जो होगा वो 40 डेज का होगा, ठीक है। ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इस 40 दिनों के बीच में फॉर 15 डेज पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है स्कैटर्ड फॉर्म में। क्लियर है? तो ये एक मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर आपका सबसेक्शन 3, ये पेरीमेट्री है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। बेसिकली जो आपका प्रोवाइजो था ना उसको सबसेक्शन 3 कर दिया है, तो डरिएगा मत कि अरे सेक्शंस बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस प्रोवाइजो को जो था सबसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। सबसेक्शन 4 को पढ़ते हैं। नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज इज प्रोड्यूस। ये भी सेम ही है, इसमें भी कोई है नहीं चीज़, अगेन पेरीमेट्रिया। 5th पे आते हैं, ये भी पेरीमेट्रिया है, ये भी आपका पेरीमेट्रिया है, ये भी आपका पेरीमेट्रिया है। प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided that in case of a woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution. Perimetria. Provided further that, अब ये थोड़ा पढ़ लीजिए। Provided further that no person shall be detained otherwise than in police station under police custody or in prison under judicial custody or place declared as prison by the central government or the state government. अब ये प्रोवाइजो क्यों ऐड किया गया मैं समझाता हूँ। ये प्रोवाइजो, दिस प्रोवाइजो इज अ रिएक्शन टू द जजमेंट ऑफ गौतम नवलखा, ठीक है। आइए इस जजमेंट को पढ़ लेते हैं। गौतम प्रताप नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द हाउस अरेस्ट इज ओनली पॉसिबल इन द फर्स्ट 60 और 90 डेज। जो आपका फर्स्ट 60 और 90 डेज का जो टाइम फ्रेम है अंडर सेक्शन 187, उस बीच में अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो हाउस अरेस्ट भी ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, हाउस अरेस्ट भी ग्रांट कर सकते हैं। अब ये बात लेजिस्लेचर को पसंद नहीं आई तो उन्होंने हाउस अरेस्ट के कंसेप्ट को कंप्लीटली एफेस कर दिया। बेसिकली जो भी जजमेंट था उसको नलिफाई कर दिया, उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कह दिया गया कि जो डिटेंशन है दैट वुड ओनली बी मेड इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी, प्रिजन में अंडर जुडिशियल कस्टडी और एट एनी अदर प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। प्रिजन में ही होगा। अब हाउस अरेस्ट तो पॉसिबल नहीं है। बस अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से कम की है एंड उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसकी डिटेंशन पुलिस ऑफिसर चाहती है तो उसकी डिटेंशन की जाएगी इन द रिमांड होम या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये आपका सबसेक्शन 6 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला है, पेरीमेट्री है, नथिंग टू डेल्व इनटू, ठीक है। ये भी सेम ही है। 7th क्या कहता है, द डिटेंशन, ठीक है, ये भी सेम है आपका, वो स्पीकिंग ऑर्डर वाला सेक्शन है, ठीक है। सबसेक्शन 8 एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी, ये भी सेम है, पेरीमेट्रिया। सबसेक्शन 9 ये आपका समन्स केस वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, समन्स केस वाला सेक्शन हो गया। और सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पर आपके सेशन जज को पावर दी गई है, ठीक है, सेशन जज को पावर दी गई है कि अगर समन्स केस की इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंक्लूड नहीं हुई और मजिस्ट्रेट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रुकवा दिया तो अंडर सेक्शन 187 सबसेक्शन 10 सेशन जज जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं कि उस समन्स केस में भी पुलिस ऑफिसर इवन आफ्टर 6 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं,
ठीक है, तो जो आपका मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है वो इस प्रोवाइजो में किया गया है, ठीक है। इट इज़ अ रिएक्शन टू गौतम नवलखा केस वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2021 सुप्रीम कोर्ट। एंड जो सबसे बड़ा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है वो आपका सबसेक्शन 2 में किया गया है। एंड आई होप आप सबसेक्शन 2 को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ये 100% कह सकता हूँ कि किसी ना किसी स्टेट जुडिशरी एग्जाम में सबसेक्शन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। तो मैं फिर से कह रहा, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं अगेन दोबारा इस टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो नेक्स्ट लेक्चर में। सो फाइनली वी आर डन विथ सेक्शन 167। अब मैं सोच रहा नेक्स्ट लेक्चर में काम करते हैं, जो बीएनएसएस में जो अरेस्ट का चैप्टर है, चैप्टर 5, उसमें भी सेम ही है, बस सेक्शंस को चेंज कर दिया गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 168 से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है आपको ये चीज़ें? सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।